दोस्तों नमस्कार, मैं संग्राम लिमय क्रिएटिव बोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हाउसिंग लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम के डिप्टी मैनेजर सर्वेश कनोजिया, जो हमसे बात करेंगे लोन लेते समय किन चीजों के बारे में ध्यान देना जरूरी है। सर्वेश जी नमस्ते, वेलकम। क्रिएटिव बोल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे जो दर्शक है उनको हम ये बारे में अवगत कराएंगे कि बैंक कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो बहुत से लोगों को ये शंका होती है कि बैंक लोन देते समय क्या देखती है, मेरा इनकम देखती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू देखती है और कैसा देख के मुझे कितना लोन मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन से हम शुरुआत करें और आप कुछ इस पे प्रकाश डालें। जी सर, थैंक यू। हम अगर देखें तो लोगों को होम लोन जब चाहिए होता है तो जनरली वो वहां जाते हैं जहां उनको लोन आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहला बैंक ये देखती है कि आदमी का रीपेमेंट कैपेसिटी कैसा है। बैंक को सिर्फ इससे मतलब नहीं है कि प्रॉपर्टी वो कहां ले रहा है या कितने का ले रहा है, रीपेमेंट कैपेसिटी बहुत जरूरी होती है। अब लोन लेते हुए जनरली दो किस्म के लोग होते हैं, कुछ होते हैं सैलरीड, कुछ होते हैं बिजनेसमैन। उसमें ही एग्रीकल्चर भी बिजनेस ही है। तो इन दोनों का क्राइटेरिया या कैलकुलेशन अलग अलग होता है। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी के लिए हम पहले देखेंगे कि उनका ग्रॉस इनकम कितना है। उसमें से जो डिडक्शन है वो माइनस करने के बाद में हम आते हैं नेट इनकम पर। और नेट इनकम के जितना भी इनकम है उसका 55% से लेकर 70% तक हम उनको मैक्सिमम ईएमआई के हिसाब से जितना लोन बैठेगा उतना हम देते हैं। अभी ये कैलकुलेटर आपको सारे बैंक के वेबसाइट पर मिल जाएगा। हम एक कैलकुलेटर आपके लिंक पे डाल देंगे। तो आप वहां देखेंगे कि आपका जो भी नेट इनकम है उस नेट इनकम के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। अब आपको उसमें से जो भी एग्जिस्टिंग ईएमआई है, जो भी ऑब्लिगेशन कट रहे हैं, उसको वहां से डिडक्ट करना है, तो आपको फाइनल एलिजिबिलिटी निकलेगा। बिजनेसमैन की अगर बात करें तो बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें मिलता है नेट प्रॉफिट, जिसमें से हम उनका जो एनुअल टैक्स है वो ऑब्लिगेशन माइनस करने के बाद हमें मिलेगा नेट इनकम। वो बताएगा हमें कि इनका फाइनल इनकम कितना है और उस हिसाब से हम उनको कैलकुलेशन करते हैं। मुझे इतना बताइएगा कि नेट इनकम के कितने टाइम्स आप लोन देते हैं सैलरीड को और बिजनेसमैन को। मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, कटिंग करने के बाद में 50,000 रुपए पर मंथ, 6 लाख रुपए साल का मुझे मिल रहा है, तो आप मुझे कितना लोन देंगे। और मैं बिजनेसमैन हूं, 6 लाख रुपए नेट साल का मुझे मिल रहा है, तो आप कितना लोन देंगे। ओके, जनरली स्पीकिंग एक सिंपल थंब रूल कहता है 100 टाइम्स। अगर आपका मंथली इनकम 50,000 है तो उसका 100 टाइम्स मतलब 50 लाख के हिसाब से हम आपको लोन दे सकते हैं। ये एक रफ कैलकुलेशन है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है एज पर इनकम। लेकिन इसमें यह भी जरूरी है कि उनके ऑलरेडी ऑब्लिगेशंस कितने कट हो रहे हैं, जो हमने यहाँ कंसिडर नहीं किया है। बिल्कुल। दूसरी बात, प्रॉपर्टी के वैल्यू के कितना % आप लोन देंगे। मैं अगर 50 लाख का फ्लैट खरीद रहा हूं तो मुझे पूरा 50 लाख लोन मिलेगा या मेरा शेयर कुछ रखना पड़ेगा। ओके, लोन में मार्जिन बहुत जरूरी है। मार्जिन मतलब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, हम कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं घर खरीदने के लिए। अब इसका क्राइटेरिया बैंक टू बैंक डिफर होता है। एसबीआई के लिए ऐसा है, अगर आप 30 लाख तक लोन ले रहे हैं तो 90% फाइनेंस बैंक कर देगी। अगर आपने 30 से लेकर 75 लाख तक का लोन लिया तो आपको 80% बैंक फाइनेंस करती है और 75 लाख के ऊपर का जितना भी लोन होगा उसमें 75% बैंक फाइनेंस करेगी और 25% आपका मार्जिन रहेगा। अभी लोन लेते हुए जब आपने बात की तो इंपॉर्टेंट ये देखना चाहिए कि आदमी के इनकम के हिसाब से कितना लोन बैठ रहा है, प्रॉपर्टी के हिसाब से कितना लोन बैठ रहा है, और दोनों में से जो भी कम होगा उसके हिसाब से बैंक आपको फाइनल लोन देगी। बिल्कुल। तो इसमें अगर मैं सैलरीड हूं या बिजनेसमैन हूं तो सेम लोन मिलेगा, या इसमें सैलरीड को जरा ज्यादा लोन मिलता है और बिजनेसमैन को कम %, ऐसा कुछ है। ओके, बात ऐसी है कि हर एक का नीड अलग अलग है, तो हर एक की नीड के हिसाब से बैंक ने अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन किए होते हैं। मैं आपको कहूंगा, अगर आप किसी बैंक में जा रहे हैं, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो या कोई बैंक हो, तो आप कोशिश करें कि बैंक के अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी रखें। जैसे अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है कि उनके पास कभी एक्सेस कैश होता है, कभी उनको एक्सेस कैश की जरूरत होती है। ऐसे टाइम के लिए एसबीआई के में मैक्स गेन ओडी नाम की फैसिलिटी है, जहां आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको होम लोन में मिल सकती है।
वैसे ही अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए अलग प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसके अंदर आपको प्रोसेसिंग माफ रहेगी। अगर आप वुमन हैं आपको अलग प्रोडक्ट है। आप यंग वर्कर यंग एम्प्लॉई हैं तो आपको अलग फैसिलिटी मिलेगी जिसके अंदर आपको फिलहाल कम ईएमआई भरना है, बाद में आपको नॉर्मल ईएमआई लगेगा। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट देखने के बाद आपको सबसे ज्यादा जरूरी है देखना वो है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भरने वाले हैं ब्याज है वो बहुत जरूरी है, वो बहुत बड़ा एक बर्डन होता है हमारे ऊपर। तो इंटरेस्ट रेट देखते हुए पहले आप देखिए कि हर एक बैंक का इंटरेस्ट रेट उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, तो पहले आप वो चेक कर लीजिए। दूसरा, इंटरेस्ट रेट लेते हुए इंटरेस्ट रेट जनरली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है। कुछ एनबीएफसी कंपनीज है जो फ्लैट इंटरेस्ट रेट या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की बात कहते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि फिलहाल आपको कम इंटरेस्ट रेट देंगे, लेकिन उसका सारा जो पैसा है वो बाद में आपको एक्स्ट्रा चार्ज करके वसूल कर लेती है। अब मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको पता होगा तो अभी आरबीआई ने रिसेंटली अक्टूबर 2019 में रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग रेट स्टार्ट किया है। इसमें होता ऐसा है कि आपका जो भी लोन है वो रेपो रेट से जुड़े हुआ है। इससे क्या होता है, जैसे रेपो रेट आरबीआई कम करती है वैसे ही आपको इंटरेस्ट रेट का फायदा मिलता है। जैसे एसबीआई में आपने रेपो रेट लिंक लोन लिया तो हर 3 महीने में जो रेट चालू होगा रेपो रेट उसके हिसाब से आपको रेट लगते जाएंगे। इसके लिए आपको कोई चार्जेस भरने की जरूरत नहीं है या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अभी जो बता रहे हैं तो बैंक जो बताती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्चुअली जो लगता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कई बार अंतर दिखता है। तो क्या नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक इसमें कुछ फर्क है? फिक्स फ्लोटिंग जो अलग अलग जार्गन्स है, तो सिंपली कैसे और कहाँ देखना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है? ओके, आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कोड कौन सा है। फिर आपको देखना चाहिए इंटरेस्ट रेट का चार्ट जो बैंक में अवेलेबल है। हम एक इंटरेस्ट रेट का एक लिंक में हम दे देंगे इंटरेस्ट रेट का चार्ट। अगर आप समझिए एक सैलरीड आदमी है तो सैलरीड के लिए नॉर्मल 30 लाख का लोन ले रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा इंटरेस्ट रेट। लेट से अभी का जो रेट हमारा चालू है 7.40 चालू है, तो उसके हिसाब से आपका रेट आप चेक कीजिए। अभी बैंक ने इंटरेस्ट रेट के सर्कुलर के नीचे ये भी लिखा होता है किस किस फैक्टर्स की वजह से इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ सकता है। जैसे आपका सिबिल कैसा है, आपका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की कितना % आप लोन ले रहे हैं, फिर आपका प्रोडक्ट कोड कौन सा है, इसके हिसाब से रेट थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट कभी ऐसा हो सकता है कि आपने जो लिया इंटरेस्ट रेट वो और जो अपने अकाउंट में दिख रहा है इंटरेस्ट रेट वो अलग है। उसका हो सकता है कि जो आरबीआई ने रेट कम किए हैं उसका इफेक्ट ना हुआ हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे आप अपने बैंकर से जरूर बोलें। ओके, ये जो अभी बात कर रहे थे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, जब ये चीज देख रहे हैं इसी के साथ में और क्या क्या देखना चाहिए? एक तो आपने बताया बैंकर आपको सिलेक्ट करना है ठीक से, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, स्कीम या आपका प्रोडक्ट कौन सा है ये देखना है। इसी के साथ में कुछ चीजें ऐसी होती है कि पेनल्टी लगती है या फिक्स फोर्थ क्लोजिंग चार्जेस लगते हैं, तो ये क्या होता है और कौन से बैंक में इसको कैसे देखना चाहिए? ओके, ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि हमने देखा गया है कि कई बैंक अलग अलग किस्म के अलग चार्जेस लेती है। लोन लेते हुए आपको कुछ चीजें पता होने चाहिए। जनरली नेशनलाइज्ड बैंक की अगर बात करें तो नेशनलाइज्ड बैंक कोई प्रकार की प्री क्लोजर चार्जेस या प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लेती। प्री पेमेंट मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया मैंने अकाउंट में भर दिया, उसके लिए चार्ज नहीं देना चाहिए। ये मेरा लोन है, मुझे आज 5 साल में या 10 साल का मैंने लोन लिया है, मुझे जल्दी बंद करना है, या 20 साल का लोन लिया मुझे 10 साल में बंद करना है, तो प्री क्लोजर चार्जेस वो भी नहीं लगने चाहिए। तो कुछ बैंकें वो चार्ज करती है, तो हमें देखना है कि ये ऐसा चार्ज ना लगे। इसके लिए जनरली हम देखें तो नेशनलाइज्ड बैंक में हमें ये एडवांटेज मिलता है। नेशनलाइज्ड बैंक से अगर लोन ले तो आपको कुछ चीजों का बेनिफिट मिलेगा, जैसे एक तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, हिडन चार्जेस नहीं होते, प्लस अलग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए अलग से प्रोसेसिंग फी माफ होती है। वुमन एम्प्लॉय के लिए, वुमन बोरोवर के लिए जनरल इंटरेस्ट रेट कम होता है, एसबीआई में उनको 0.05% बेनिफिट मिलता है। नेशनलाइज्ड बैंक में आपको जो लोन दिया जाता है वो मैक्सिमम ज्यादा टेन्योर का दिया जाता है, जैसे 30 ईयर्स एसबीआई देती है। तो कितना टेन्योर है, चार्जेस क्या है, और ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम बैंक चूज करते हैं। अभी कुछ चीजें बताइएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ये क्या है, इसमें कितनी सब्सिडी मिलती है और कौन एलिजिबल है, किसको मिलती है? प्रधानमंत्री आवास योजना अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें उन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल, हर लोगों के घर के लिए उन्होंने स्कीम लाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें इंपॉर्टेंटली ये देखना चाहिए कि आवास योजना लेते हुए उसका जो फॉर्म है हमने वो भरा है या नहीं है।
इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बैंक देखती है कि क्या आपके पास कोई ऑलरेडी घर है या नहीं, फैमिली डेफिनेशन के अंदर। अगर घर होगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा आपका इनकम के हिसाब से 4 क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिवाइड की है, वो EWS, LIG, MIG1, MIG2। इसके अंदर 18 लाख एनुअल इनकम रहेगा तब तक आप कवर होते हैं इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आपका इनकम अगर 12 लाख है साल का या 6 लाख है तो आप कवर नहीं होंगे, आप फिर भी कवर होंगे। हर एक को उनके कारपेट एरिया के हिसाब से अलग अलग सब्सिडी का रेट मिलता है। आपको 2.67 लाख तक मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है। और इंपॉर्टेंटली है कि ये इंटरेस्ट सब्सिडी है। मतलब ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं होता, पर इंटरेस्ट जो बर्डन है वो कम हो जाता है। उसका एक छोटा सा चार्ट हम एक लिंक में दे देंगे। थैंक यू। इसके बाद में हम बात करते हैं जो अभी रिसेंटली लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंडेड मोरेटोरियम बढ़ाया गया है। पहले 3 महीने था, अभी शायद वो 6 महीने बढ़ाया जाएगा। तो एग्जैक्टली ये क्या है और इसका बेनिफिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जी, मोरेटोरियम टेक्निकल वर्ड है। सीधा साधा अर्थ ये है कि मोरेटोरियम के दौरान आपको EMI भरने की जरूरत नहीं है। अब EMI भरने की जरूरत नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आपका जो ब्याज लगने वाला है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर वो तो लगेगा ही, चाहे आपको EMI भरे या ना भरे। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका इनकम रेगुलर है, अगर आपको तनख्वाह की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मोरेटोरियम का फायदा न लेते हुए नॉर्मल EMI भरते रहिए। इससे फायदा होगा कि आपको जो इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो कम लगेगा, आपका लोन नॉर्मल चलेगा। लेकिन सरकार का यह विचार है कि जिसके लिए रेगुलर इनकम नहीं है, जिसका इनकम अभी अफेक्ट हो गया है कोरोना के पीरियड में, तो उनके लिए बेनिफिट है कि आप EMI न भरते हुए आप फिर भी रख सकते हैं। खाली प्रॉब्लम यह होगा कि उनको जो EMI है, जो उन्होंने पैसा नहीं भरा है, उसके ऊपर भी उनको इंटरेस्ट लगने वाला है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगेगा वो लगने ही वाला है, वो माफ नहीं है। मीन्स जैसा बोलते हैं कि आदमी सोता भी है तो ब्याज 24 घंटे चालू रहता है, उसी तरीके से ये लॉकडाउन के पीरियड में अगर आपका सेविंग्स है, आपका रेगुलर इनकम है या पहले सेविंग में से आप इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं, तो इट इज बेटर कि आपका रीपेमेंट शुरू रखना है जी। तो आपको ब्याज कम लगेगा। अदरवाइज ये 3 महीने या 6 महीने जो भी एक्सटेंडेड पीरियड मिलेगा उसका ब्याज तो लोगों को भरना ही भरना है। तो थैंक यू सर्वेश जी, आप आज होम लोन के बारे में काफी चीजें आपने आके डिस्कस की, लोगों को बताई। आपको अगर ये वीडियो सब अच्छे लगते हैं तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जैसे कि बात हुई EMI कैलकुलेटर क्या रहता है, उसकी लिंक, कौन से डॉक्यूमेंट्स होम लोन के लिए लगेंगे उसकी लिस्ट, उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के जो क्राइटेरियाज है उसकी लिंक, ये तीनों चीजों की लिंक हम लोग ड्रॉप बॉक्स में ये वीडियो के साथ नीचे दे रहे हैं। तो अधिक से अधिक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।